नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अवसर पर नवी मुंबई स्थित खारघर में समता संकल्प फाउंडेशन की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूट एंड लॉ नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एवं आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले के हाथों संपन्न हुआ। इस आयोजन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश बारसिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समता संकल्प फाउंडेशन के कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ पुस्तक का विमोचन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एवं आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। डॉक्टर विजय मोरे द्वारा लिखित पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के पहले संस्करण का विमोचन एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साथ ही आरपीआई के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश बारसिंह की मौजूदगी ने कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अपने संबोधन में संविधान की भावना को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि बाबा साहेब के बनाए संविधान ने ही समाज के सबसे निचले तबके को ताकत दी। ये हमारा दायित्व है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। हिंदू कोड बिल बाबासाहेबांनी लॉंग असताना संसदेमध्ये पास झालं नाही, म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता। महिलांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत अशा पद्धतीची भूमिका बाबासाहेबांची असायची आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी या घटनेमध्ये त्यांचं फार मोठं योगदान आहे। संविधानाचं नाव आलं की बाबासाहेबांचं नाव येतं। इतरांची नावं राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते, पण संविधानाचं नाव पुढे आलं की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आलं की तिथं बाबासाहेब आंबेडकर नाव। त्यामुळे ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमन म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांचं फार मोठं योगदान या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे। त्याच्यामध्ये रूल ऑफ लॉ, डिव्हिजन ऑफ पॉवर, त्यानंतर प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, गायडन्स फॉर पॉलिसी मेकिंग असे अनेक मुद्दे आहेत या पुस्तकामध्ये प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1935, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, युनायटेड किंगडम ची ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कशी आहे, अनेक मुद्दे या पुस्तकामध्ये आहेत। त्यामुळे अत्यंत सहज आणि सोपं पुस्तक आहे। हे पुस्तक वाचल्यानंतर आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन की सगळी माहिती आपल्याला मिळणार। विमोचन समारोह में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश बारसिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने संविधान पर जोरदार वक्तव्य में कहा, दुश्मन चाहे कितने भी रास्तों से हमला करे, लेकिन हम घायल होकर चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि संविधान की ताकत से जवाब देंगे। घरामध्ये अत्यंत वाईट गोष्ट निघाली, आम्हाला वाईट परिस्थितीने जगवलंय। म्हणजे त्यांना अफोर्डेबल नव्हतं की आम्ही कुठे बोंबलत फिरवणे चळवळीत जावं, तरी सुद्धा तिने अफोर्ड करून समजून घेतलं, मांडून घेतलं, पोरला जायला नव्हती चळवळीत जाऊ दे का सर तरी करून घेतलं। मॅक्सिम गोरकीनं केलं वर्णन ज्यांना चळवळीचं ते वर्णन आमच्या साऱ्यांच्या आईला लागू पडते टोटली 100%। त्याही काळात होतो आपल्याला आठवते, आईला काय आता व्हॉट्सअप आहे, फोन आहे, सर्व आहे, त्यावेळी काही नव्हतं। आम्ही एखादी मिटिंग घ्यायची, सभा घ्यायची म्हटलं ना, एसटीला एक पोस्टर चिटकवायचं की एसटीला बाहेर बोंबलत फिरायची, तेव्हा यांचं काही नाही चालू। अशा प्रकारचे सर्व आया वगैरे बाबा तुम्ही सारे पुजवायचे, ते की सारी हे आहे। म्हणून आज खऱ्या अर्थानं विजय आईच्या रूपाने आमच्या आई सर्वांच्या आईचा सत्कार होतो, यांचा सत्कार करणं अत्यंत आवश्यक आहे। कारण यांच्यामुळे आपण आहोत। बाबासाहेब चळवळीला मी फार मोठं योगदान दिले सर्वांनी। मी एवढंच बोलेन की आपल्याला फार मोठ्या शक्तीशी मुकाबला करायचा आहे। आपण घारावून चालणार नाही। वेगवेगळ्या मार्गाने शत्रू आपल्यावर हल्ला करेल, आपण वेगवेगळ्या मार्गाने परतवण्याची क्षमता तयार केली पाहिजे। इतकंच बोलतो। जय भीम, जय भारत।
पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय मोरे ने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर सैनिकों को सलाम किया और कहा कि संविधान ने ही समाज के अंतिम व्यक्ति को अधिकार दिलाया। उन्होंने पुस्तक को अंग्रेजी में लिखने के पीछे का कारण बताया ताकि आज का युवा इसे सरलता से समझ सके। हे पुस्तक आज इंग्रजीमध्ये का लिहिलेले आहे? कारण आपली मुले इंग्रजी शिकतात आहेत. आता तो आमचा शास्त्र आहे ना, तो इंग्लिश मध्ये बोलतो घरामध्ये. मग त्या मुलांना जे काही शिक्षण आहे, जे काही समजायचं आहे ते इंग्लिश मध्येच आपण दिलं पाहिजे ना. आणि माझं असं पहिल्यापासून मत आहे की इंग्रजी भाषा ही जागतिक दर्जाची भाषा आहे. तुम्ही जे काही लिहाल ते जगभरामध्ये जाईल, जगभरातल्या माणसापर्यंत देतो. ते म्हटले की इंग्लिश मध्ये याच्यासाठी लिहा की तुझा जो विषय आहे तो एखादा चंदू जगताप कुटुंबाला हे तर आम्हाला माहिती आहे म्हणेल. तुम्ही काय सांगताय? कारण ज्यांना माहिती आहे त्यांना सांगू नका, ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगा. आणि इंग्रजीमध्ये लिहिल्यानंतर अशा वाचक वर्गाच्या हातामध्ये हे पुस्तक जातं. इस अवसर पर दीपक निखालजे, साथ ही गौतम सोनावने, पप्पू कागदे, नरेंद्र गायकवाड़, प्रवीण मोरे सहित अनेक गणमान्य जन और वरिष्ठ अधिकारी भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का भावुक क्षण तब आया जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय मोरे की माताजी का मंच पर सम्मान किया। खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा. आणि त्याचबरोबर त्यांची सुविद्य पत्नी प्रिया मोरे मॅडम सुद्धा येत आहेत. आपलं कुटुंब ज्या वेळेला सोबत असतं की नाही त्यावेळेला संकटांवर मात करण्याची एक जिद्द निर्माण होते आणि बरंच काही छान घडत असतं. त्याचाच प्रत्यय म्हणजे आजचा हा सोहळा हो. या कुटुंबियांचं सुद्धा अभिनंदन. ये दृश्य श्रोताओं की आंखों को नम कर गया। कार्यक्रम में डॉक्टर DK डोंगरगांवकर और डॉक्टर श्रुति जाधव, डॉक्टर शीतला गावंट, प्राध्यापक अनिल बनकर जैसे कई बुद्धिजीवी शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में किताब के विमोचन और संविधान को लेकर गौतम भाई सोनावने, डॉक्टर शीतला गावंट, प्राध्यापक अनिल बनकर, सुनील कदम और सुरेश बार सिंह, RPI के राष्ट्रीय महासचिव सहित प्रवीण मोरे जैसे विशिष्ट और मुख्य अतिथियों ने श्रोताओं के सामने अपनी बात रखी। त्या काळामध्ये जे देश स्वतः म्हणजे त्यांना स्वातंत्र्य मिळालं, त्या स्वातंत्र्य झालेल्या देशाचे जे कॉन्स्टिट्यूशन होतं ते आतापर्यंत एकही देशाचं कॉन्स्टिट्यूशन टिकलेलं नाही. आणि या कॉन्स्टिट्यूशनच्या विरोधात तर माझ्या मते जेवढं विरोधात चळवळ केली जाते किंवा विरोधात हे केलं जातं, आता तो जो विरोध होता तो मावळलाच आहे. पण आता समर्थनाचं पण आता हे निघायला लागले. सो इट हॅज चेंज. आणि गेल्या 75 वर्षामध्ये हे संविधान ज्या प्रकारे टिकलं याचं कारणच मुळात हे आहे. आणि वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणजे विविध, आता मी आर्टिकल सांगू शकलो असतो पण प्रत्येक आर्टिकल कोणत्या आर्टिकल मधनं या देशाची एकात्मता साधली गेली, कोणत्या आर्टिकल मधनं ह्या देशाचा विकास साधला गेलाय. हा जो विकास आहे देशाचा तो सुद्धा ह्या संविधानामुळे. संविधानामध्ये जेव्हा संविधान बनवलं गेलं त्या ड्राफ्टिंग कमिटीचे हेड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. आणि महिलांना जे रिझर्वेशन दिलेलं आहे प्रत्येक ठिकाणी ते असंच वाढत जाते. म्हणजे मी ऐकलं की संविधान बदलाचा धोका आहे वगैरे, तसं काही आहे असं मला वाटत नाहीये. महिलांना अधिकार मिळतायत, पूर्वीही होते, आधीही मिळतायत. फक्त महिलांनी डोक्यात नाही काढून टाकणं गरजेचं आहे की आम्हाला अधिकार मिळत नाहीये. महिलांना असं समजलं जातं की ते म्हणजे डिसएडव्हान्टेजेस ग्रुप आहे, महिलांना अधिकार मिळत नाहीये, हक्क मिळत नाहीये. पण तसं काही नाहीये. महिलांना अधिकार आहेत, हक्क आहेत, फक्त त्याची जाणीव होणं गरजेचं आहे. आणि जसं सर म्हणाले की संविधानाबाबतचं अवेअरनेस होणं महत्वाचं आहे आणि तो महिलांमध्येही तेवढाच अवेअरनेस असणं महत्वाचं आहे. एक चळवळीतला कार्यकर्ता PC कांबळे साहेबांच्या सुरुवातीच्या प्रभावात त्यांचा होता, परंतु आंबेडकरी चळवळीवर आणि रिपब्लिकन चळवळीवर प्रेम करणारी जी एक जुनी पिढी आपली होती त्याचे ते प्रतिनिधी होते. आणि ते किती शिक्षण त्यांचं झालं ते मला माहित नाही, परंतु ते खऱ्या अर्थाने तो डॉक्टर विजय मोरेंची जडणघडण होण्यामध्ये जो त्यांचा वैचारिक मोलाचा वाटा त्याच्यामध्ये होता. कारण की ते मायन्यूट ऑब्झर्वर होते.
त्यांना ते मास्तर म्हणायचे आणि मग ते ऑब्झर्व करत असायचे आणि ते त्यांच्याशी चर्चा करायचे. त्यांची आई याही सातत्यानं की आपला मुलगा कोणतरी मोठा प्राध्यापक आहे, काहीतरी करतो, लिहितो, हे त्यांना त्याची एक जाणीव होती. त्यामुळं निश्चितपणानं मी सकाळी त्यांच्याबद्दल बोललो होतो किंवा शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी जशी असतात तशी ह्या कौटुंबिक चळवळीचा आणि एक प्रेमाचा एक लोभ असणाऱ्या कुटुंबामधला प्राध्यापक डॉक्टर विजय मोरे एक व्यक्ती आहे. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायविद एडवोकेट BK वर्वे ने कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के मूल विचार और गूढ़ विषयों को इतने सहज और तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए. हे संविधान देण्याच्या अगोदर आर्टिकल 5 लिहिलं आणि जो माणूस भारतीय आहे, जो सिटीजन आहे, त्याला इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ आर्टिकल 40 लिहिलं गेलं. व तो कायद्याने कोण मोठा आहे, कोण छोटा आहे, वोटिंग राईट समान दिले. आर्टिकल 40 लिहिल्याच्या नंतर तुम्हाला रोजगार मिळवण्याचा देखील अधिकार समान. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर संविधानाप्रमाणे आर्टिकल 15 लिहिलं बाबासाहेब आंबेडकरांनी. जेंडरच्या नावाने, जातीच्या नावाने, धर्माच्या नावाने तुम्हाला डिस्क्रिमिनेशन करता येणार नाही. आणि म्हणून इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाय आर्टिकल 14 सांगितलं गेलं. डॉक्टर विजय मोरेंनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीमध्ये काम करत असताना, माननीय आठवले साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना ते इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत आणि इतिहासाचे प्राध्यापक असताना त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन अँड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन हा वेगळा भाग आहे. कॉन्स्टिट्यूशन हा आमचा श्वास आहे. एखाद्या देशाची राज्यघटना कितीही चांगली असली, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जर चांगलं नसेल तर ती घटना कुचकामी ठरते. कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर विजय मोरे से विशेष बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी मिश्रा ने, जिसमें पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के लेखक डॉक्टर विजय मोरे ने अपनी इस पुस्तक को लेकर विस्तार रूप से जानकारी दी. भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ पुस्तक का विमोचन किया गया. हमारे साथ हैं पुस्तक के लेखक विजय मोरे जी. विजय जी, ये जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आखिर इसको लिखने के पीछे की मंशा क्या थी और इसका अभिप्राय क्या है? सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया का धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पर उपस्थित रहे. हम देख रहे हैं कि आज पूरा भारतवर्ष जो है वो इस देश के अमृत महोत्सव मना रहा है संविधान की. और ये संविधान का जो अमृत महोत्सव हो रहा है, इस समय एक अम्बेडकरी मूवमेंट का एक्टिविस्ट कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि इसमें अपना भी कुछ तो एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले साहब के नेतृत्व में राजकीय काम भी करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे कार्यकर्ता है, स्टूडेंट्स है, सर्वसामान्य जो जनता है, इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लॉ बनाए गए वो क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है. ऐसी मेरी एक सोच तैयार हुई और इसी साल में एक ये बुक करके मैंने इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे भाग्य विधाता है, इस देश के भाग्य विधाता है, उनको एक भावपूर्ण एक श्रद्धांजलि, अभिवादन ये हमारे ओर से ये इस जगह पे करने की मैंने ये बुक के माध्यम से कोशिश की है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग है और लॉ एक अलग चीज़ है. दोनों की अवधारणा अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला के आपने जो किताब लिखी है उसके पीछे का जो मूल जो भावना है वो क्या है, जरा बताइए. कॉन्स्टिट्यूशन एक इस देश का एक महत्वपूर्ण कायदा है. कॉन्स्टिट्यूशन ही लॉ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो नए लॉज बनाए गए हैं बाद में 1950 के बाद में, जैसे हमारा SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है या एजुकेशन राइट का एक्ट है या और कुछ जो नए नए एक्ट्स आए हैं, वो एक्ट्स क्या है
वो जो लॉ बने, वो लॉ क्या है, आज की ये जो जनरेशन है इन्हें भी इसके बारे में पता हो, और ये लॉ कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी हो, इसलिए ये काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ही लॉ है। ये बुक जो है वो एक एकेडमिक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स अलग किए हुए हैं, और जो नए लॉज बनाए गए वो लॉ को इस बुक्स में हम लोग ने शामिल किया कि दो अलग अलग तरीके से लोगों को पता चले कि ये क्या है। जैसा कि आपने बताया कि आपने जो किताब लिखी है इसको अंग्रेजी में लिखी है, तो अंग्रेजी में ही क्यों लिखी, क्या उसके बारे में बताइए। अंग्रेजी में इसलिए लिखी है क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सब अंग्रेजी स्कूल में है, ज़्यादातर CBSE है, ICSE है, या अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं कि भारतीय भाषा को महत्व दिया गया है, लेकिन हर सेक्शन में हर जो पढ़ाई के जो ये अलग अलग ब्रांचेस है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, साइंस है, लॉ है, इन सब जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई मस्ट कर दी गई है आज की तारीख में। और वो इन सब ब्रांचेस के बच्चों को मालूम हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक धारणा थी कि क्योंकि आजकल इंग्लिश जो है ये माना जाता है, और बाबा साहब ने कहा है कि अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी पढ़ो और आप आगे बढ़ो। ज़रूरी है अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। और अगर ये बुक मैं मराठी में लिखता तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित रह जाती थी, हिंदी में लिखता तो भारत में सीमित रह जाती थी। आज ये बुक इंग्लिश में आई है तो ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है। एक धारणा थी कि ये वर्ल्ड वाइड बुक हो जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जो स्टूडेंट है वो इस बुक को पढ़ के हमारे देश का संविधान जो है वो समझ सकता है। ये मेरी धारणा थी इसमें से। ये फर्स्ट एडिशन है, इसके बाद सेकंड एडिशन भी, जैसा आपने बताया कि सेकंड एडिशन भी आएगा, हाँ। तो वो कब तक आएगा? सेकंड एडिशन का काम चालू है, हमारे मित्र भी यहाँ पे है। एक्चुअली इस बुक में मैंने BNS का सिर्फ एक थोड़ा सा उल्लेख किया है, मार्क किया है, सिर्फ BNS जो हमारा जो IPC अभी BNS कहा जाता है। तो ये जो BNS है, ये BNS के बारे में अभी हमारी इतनी ज़्यादा खुद की हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो संदिग्ध अवस्था में कि कौन से कलम में क्या है समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा सेक्शन कौन सा है, कौन सा सेक्शन कौन सा है। तो इसके बारे में माइन्यूटली काम करके फिर एक बार हम लोग इसका एक नया एडिशन BNS करके नेक्स्ट ईयर में हम लोग ये करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो BNS के बारे में लॉयर्स से वगैरह मुझे बात करना पड़ेगा कि किस तरह से अभी सब होगा। क्योंकि जो पिछले BNS लागू होने के पहले जिस एक्ट के तहत जो भी जुर्म दर्ज हुआ है तो वो किस तरह से आएगा, तो ये जो बातें हैं वो पहले मैं समझ लूँगा और फिर दूसरों को समझाने के लिए अगला एडिशन जो है वो इसमें से आएगा। अगर ये सब मैंने इसी एडिशन में दे देता था तो सेकंड एडिशन में क्या बच जाता था, तो इसलिए वो सेकंड एडिशन आएगा। ये फर्स्ट एडिशन में जो भी तो गलतियाँ हो सकती है आदमी से, अगर कुछ इसमें गलती है, कुछ रह गया है, तो सेकंड एडिशन में उसको रेक्टिफाई करके फिर वापस उसमें सेकंड एडिशन में नेक्स्ट ईयर तक नस्ती आ जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी जो है लंबी पढ़ाई करता है, उसकी डिग्री हासिल करता है, उसके बाद किताबें लिखता है, लेकिन आपने किताब लिखी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और उसके बाद आप जैसे आपने जानकारी दी कि आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो जरा उसके बारे में बताइए। ये किताब लिखने के लिए मैंने लॉ की पढ़ाई एक्चुअल में ली थी। एक्चुअल मेरे पिताजी की बहुत मनोधारणा थी कि मैं लॉ करूं, लेकिन किसी कारणवश में लॉ के फील्ड में न जाते हुए मैं प्रोफेसर के इस क्षेत्र में आ गया, और इस वजह से मैं लॉ नहीं कर पाया था। और लॉ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको लॉ ही नहीं पता होगा तो हम नहीं सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ हमेशा कहता है कि आपके हाथों से अगर कुछ जुर्म होता है तो वो जुर्म ही है। अगर हम बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पता था कि इस कारण ऐसे होता है, तो ये गलत है। अगर आपको पता होगा कि ये ऐसा होता है तो आप करेंगे ही नहीं। तो लॉ बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये किताब लोगों के पास जानी चाहिए। और मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अभी लॉ कर रहा हूँ, तो अगर मैं कर रहा हूँ और मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी देना चाहिए। एक टीचर होने के नाते मुझे ऐसे लगा कि एक लॉ का जो मुझे समझ में आया है वो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बताऊं, इसलिए मैंने ये बुक्स यहाँ पे
यहाँ पे आए वरिष्ठ जनों ने कहा कि मतलब आप लॉ कीजिए और उसके बाद आप जज की भी पढ़ाई कीजिए और हमसे जो भी सहयोग मिलेगा हम आपको करेंगे और आगे बढ़ाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। और इसके अलावा एक सवाल आपसे ये पूछना है कि ये किताब जो आपने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, इससे जो आम जनमानस जो आम श्रोता आए थे उन्हें इससे कैसे फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया ना कि बाबा साहब ने हमें क्या किया कि हमको पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं, तो फिर हम गुलामी के खिलाफ लड़ कैसे सकेंगे? बराबर है ना। जब हमें पता चलेगा कि हम गुलाम हैं तो हम गुलामी के खिलाफ लड़ सकते हैं। ऐसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब उसका मजबूती करना, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको सबक सिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पहले हमें समझना होगा। जिस दिन हमें ये समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, इस देश के सर्वसामान्य नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए, ये सिर्फ दलितों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये पूरे भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में दलितों के लिए सिर्फ काम नहीं किया है, देश के हर एक इंसान के लिए काम किया है बाबा साहब ने। और बाबा साहब के काम की वजह से ही आज भारत हमारे ये विकसनशील देश के इसमें जा रहा है, समझ लगता है। इसलिए भी किताब है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें महामानव कहा जाता है। उन्होंने इतनी किताबें लिखी कि उसके ऊपर पूरी एक लाइब्रेरी बन गई है, उसे समेटना बहुत मुश्किल है मतलब। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप भी कुछ न कुछ शुरुआती दौर में उसी रास्ते पे आगे चल रहे हैं। आपने 3 किताब लिखी, चौथी लिखी, आगे और भी लिखते जाएंगे, तो उसे आप कैसे दिखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रोफेसर होने के नाते हमारा ये तो रोज़ का काम है। बाबा साहब के हम लोग मतलब उनके बाल के भी बराबर नहीं है, उनके नाखून के बराबर नहीं है। बाबा साहब ने जो किए तो समझो हमको जो समझ में आया वो हमने किया, इसमें से बहुत सारा गलत हो गया। इसके ऊपर कोई बात भी उंगली उठा सकता है, लेकिन बाबा साहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है वो उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। बाबा साहब का शायद इसीलिए उन्हें महामानव कहा जाता है। इसके लिए महामानव कहा जाता है। अभी हम जो है एक हमारा योगदान बाबा साहब के प्रति जो है वो हम दे दे, यही एक धारणा है बस। एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने कहा कि आपने एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी और इसे समाज का हर तबका, जो पूरे देश के लोग इसे पढ़ सकें और विदेश के लोग भी इसे पढ़ सकें, सब जगह इसका प्रचार इंग्लिश के माध्यम से होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि आप जो हर राज्यों में जो है कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर और जो स्थानीय भाषा को लेकर जो राजनीति हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? ये एक्चुअली गलत है। ये जो भाषा का जो झगड़ा है यही गलत है, यही लोग संविधान के विरुद्ध है। अगर इस देश में हर नागरिक को अपनी अपनी भाषा का संवर्धन करने का अधिकार दिया गया है, भारत के संविधान ने 22 भाषाओं को ये किया है, वो अपने अपने राज्य में वो बोल सकते हैं, यहाँ भी आके। और ऐसा नहीं है कि तुम महाराष्ट्र में आके मराठी ही बोलो, हिंदी भी बोल सकते हैं, आप गुजराती बोल सकते हैं, किसी भी राज्य में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से है। और इसलिए मुझे ये जो भाषा का जो झगड़ा है ये गलत है, ऐसा मुझे लगता है। भाषा का झगड़ा नहीं होना चाहिए, और ये जो भाषा का झगड़ा कर रहे हैं यही लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की बात की थी और सभी राज्यों को जो है लोगों को समान अधिकार दिए थे, और जिसके चलते आज जो भाषा की बात हो रही है, भाषा के बारे में झगड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपका बोलना है कि वो उचित नहीं है। कैमरामैन किरण कुर्वे के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।